27 नवंबर साल 2017। 27 नवंबर साल 2017 को तेलंगाना में एक जगह पड़ती है नगर करनूर। और इसी नगर करनूर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अचानक से एक एम्बुलेंस आके रुकती है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी में आई थी। शायद इस एम्बुलेंस के अंदर कोई इमरजेंसी केस था। लेकिन जैसे ही उस एम्बुलेंस से एक महिला उतरती है जिसका नाम स्वाति रेड्डी होता है, उसके साथ में उसके पति जिनका नाम सुधाकर रेड्डी होता है वो मौजूद थे। लेकिन जो सुधाकर रेड्डी थे उनके चेहरे को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से झुलसा दिया था। इसलिए डॉक्टर्स आनन फानन में उन्हें सीधा उपचार के लिए अंदर लेके जाते हैं। लेकिन जब सुधाकर रेड्डी की कंडीशन देखी जाती है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्वाति रेड्डी से कहते हैं कि दरअसल तुम्हारे पति का जो चेहरा है ये बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है और इन्हें इलाज तो दिया जाएगा, लेकिन इलाज के दौरान इन्हें प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में जो स्वाति रेड्डी होती है ये प्लास्टिक सर्जरी के लिए मान जाती है, क्योंकि दोस्तों जो सुधाकर रेड्डी थे ये बहुत ही ज़्यादा अमीर बिजनेसमैन थे। तो पैसे के लिए उनके पास कोई कमी थी नहीं, बस ज़रूरी था तो सुधाकर रेड्डी की जान को बचाना। लिहाजा जो डॉक्टर थे अब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। इधर जो स्वाति रेड्डी थी ये अपनी फैमिली को और साथ के साथ जो सुधाकर रेड्डी थे उनकी फैमिली को खबर देती है कि इस तरीके से इंसिडेंट हो गया। कुछ लोग आए और उन्होंने उनके ऊपर तेज़ाब से हमला कर दिया, जिसकी वजह से मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके आई हूँ। उम्मीद है कि जान बच सकती है। लिहाजा जो सुधाकर रेड्डी के घर वाले होते हैं, साथ के साथ जो स्वाति रेड्डी के घर वाले होते हैं, सब के सब तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। उधर जो डॉक्टर्स थे ये सुधाकर रेड्डी का ट्रीटमेंट कर रहे थे। इस दौरान प्लास्टिक सर्जरी भी की जाती है और तकरीबन 3 से 4 दिन का लंबा समय गुजर जाता है। डॉक्टरों की मेहनत रंग लाती है। जो सुधाकर रेड्डी थे उनकी जो हेल्थ थी उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव देखने को मिलने लगता है, लेकिन अभी भी पूरे चेहरे के ऊपर पट्टियां बंधी हुई थी। लेकिन वहां पर स्वाति रेड्डी के साथ साथ अब उनके ससुराल के कुछ लोग यानी उनके जेठ जिनका नाम सुरेंद्र था और उनकी माता भी मौजूद थी। लिहाजा डॉक्टर जो थे वो आके फैमिली वालों से कहते हैं कि अब जो सुधाकर रेड्डी है उसकी हालत में बहुत ज़्यादा सुधार है और अब तुम खाने पीने के लिए उन्हें लिक्विड फॉर्म में कुछ भी दे सकते हो। अब जैसे ही सुधाकर रेड्डी की जो माँ वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थी वो सुनती है कि उसका बेटा अब लिक्विड फॉर्म में कुछ भी खा सकता है, तो माँ दौड़ी दौड़ी भागी भागी अपने घर पहुँचती है एंड वहाँ से मटन करी बनाती है। क्योंकि दोस्तों जो सुधाकर रेड्डी था इसको मटन करी बहुत ज़्यादा पसंद था, यानी उसकी फेवरेट डिश थी। और ऐसे में जो मटन करी थी ये लिक्विड फॉर्म में भी थी, यानी उसका जो एक तरीके से जो ग्रेवी होती है वो ग्रेवी जो थी वो लिक्विड फॉर्म में थी। तो उसके बाद में जो सुधाकर रेड्डी की माँ थी वो लिक्विड फॉर्म में उस मटन करी को लेके आ जाती है। लेकिन दोस्तों हैरानी जब होती है जब सुधाकर रेड्डी को वो मटन करी दी जाती है तो सुधाकर रेड्डी उस मटन करी को खाने से इनकार कर देता है। अच्छा, ये बातें सुधाकर रेड्डी के जो भाई थे जिनका नाम सुरेंद्र था वो भी नोटिस कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार उनका भाई मटन करी इतने चाव से खाता था, आज वो मटन करी खाने से इनकार क्यों कर रहा है। और अगर किसी व्यक्ति को 3 से 4 दिन के बाद में खाना दिया जाए और इस हालत के बाद में खाना दिया जाए जिसने पहले 4 दिन से कुछ भी ना खाया हो, ऐसे में उसे उसकी फेवरेट डिश मिल जाए तो वो भला क्यों इनकार करेगा। लेकिन सुधाकर रेड्डी जब इनकार करता है तो कहीं ना कहीं माँ के साथ साथ जो भाई सुरेंद्र थे वो भी परेशान होने लगते हैं। अब दोस्तों ये बात सुधाकर रेड्डी के भाई सुरेंद्र ने नोटिस तो की थी कि सुधाकर रेड्डी ने मटन करी नहीं खाया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस बात को अई कर दिया। समय गुजरने लगता है, 2-4 दिन का और समय गुजरता है, लेकिन इस बीच में जो सुधाकर रेड्डी के भाई सुरेंद्र होते हैं वो नोटिस करते हैं कि सुधाकर रेड्डी जो चल फिर रहे हैं तो उनका चलना फिरना बिल्कुल उनके भाई के जैसा नहीं है। साथ के साथ अगर वो बात भी कर रहे हैं तो उनकी बात करने के लहजे में और उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कहीं ना कहीं जो सुरेंद्र थे उनको अपने भाई सुधाकर रेड्डी में वो पहले वाली बात ही नज़र नहीं आ रही थी। जैसा वो पहले बात किया करते थे, जैसा वो चला करते थे, इस तरीके का कुछ भी सुरेंद्र को अपने भाई सुधाकर में कुछ भी नज़र नहीं आता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो सुरेंद्र थे उनके मन में परेशानी और उनका जो दिमाग था ये बहुत ज़्यादा विचलित होने लगा था। अब यहाँ पर सुधाकर रेड्डी के जो भाई सुरेंद्र होते हैं वो कई सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। दरअसल वो अपनी भाभी स्वाति के नेचर में भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं। साथ के साथ भाई सुधाकर के अंदर तो वो बदलाव देख ही रहे थे, चाहे उनका चलने का तरीका हो, चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे उनका बोलने का तरीका। और सबसे ज़्यादा उन्हें परेशान ये कर रहा था कि सुधाकर रेड्डी ने अपनी फेवरेट डिश मटन करी खाने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरेंद्र के मन में बहुत ज़्यादा डाउट थे
इसलिए सुरेंद्र अपनी भाभी स्वाति से कहता है कि स्वाति भाभी, हमें उन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखानी चाहिए। लेकिन जो स्वाति होती है वो ये कहते हुए इनकार कर देती है कि उसके पति सहकुशल हैं, बच गए और वो आगे से किसी भी जोखिम में पड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो पुलिस कंप्लेंट लिखाने से इनकार कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाई सुरेंद्र थे उसके मन में परेशानी थी, इसलिए वो सीधा पुलिस थाने पहुंचते हैं। एंड पुलिस थाने पहुंचने के बाद में पुलिस को कंप्लेंट लिखाते हैं कि उनका एक भाई है जिसका नाम सुधाकर रेड्डी है, और पिछले कुछ दिनों पहले की बात है कि उनके भाई के ऊपर किसी अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। उनके भाई के चेहरे को बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया गया। अब उनका भाई जो है वो हॉस्पिटल में है, लेकिन बुरी तरीके से ठीक है। अच्छा, पुलिस जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस कहते हैं कि चलो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जो हमलावर थे उन्हें हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सुरेंद्र हैं वो कहते हैं कि दरअसल मुझे अपने भाई पे डाउट है। दरअसल हॉस्पिटल के अंदर जो व्यक्ति पड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरा भाई नहीं है बल्कि कोई और है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं थोड़ा परेशान भी होते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, सारी बात डिटेल में पूछते हैं। तो जो सुरेंद्र होते हैं वो बताते हैं कि दरअसल जो सुधाकर रेड्डी उनका भाई है, उसका चाहे बोलने का अंदाज़ हो, चाहे चलने का अंदाज़ हो, चाहे उसकी बॉडी लैंग्वेज हो, कुछ भी उसे अपने भाई सुधाकर की तरह दिखाई नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात सुरेंद्र के लिए ये थी कि उसके भाई ने उस अपनी फेवरेट करी, मटन करी खाने से इनकार कर दिया था। अब ये बातें जब पुलिस के सामने सुरेंद्र कहते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस को सुरेंद्र की बातों पे थोड़ा सा यकीन भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के पास में ऐसा कोई प्रूफ, ऐसा कोई सबूत नहीं था कि इस पूरे मामले में एकदम से आगे बढ़ जाए। लिहाजा पुलिस यहाँ पर सुरेंद्र को आश्वासन देती है, कहती है कि हम इस पूरे मामले में पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ा तो फिर आगे इस मामले में हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में पुलिस वाले सुरेंद्र रेड्डी से ये कहते हैं कि किसी तरीके से तुम हॉस्पिटल में पड़े अपने भाई सुधाकर रेड्डी के फिंगरप्रिंट्स हमें मुहैया करा सकते हो, क्योंकि पुलिस को लग रहा था अगर फिंगरप्रिंट्स को हमने मैच कर लिया, चाहे उसके आधार से हो, चाहे वोटर आईडी से हो या फिर बैंक अकाउंट से, अगर किसी भी चीज़ों से फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं तो फिर इस मामले में ज़्यादा गुंजाइश बचती नहीं है। तो सुरेंद्र रेड्डी होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मैं किसी भी तरीके से फिंगरप्रिंट्स तुम्हें मुहैया कराता हूँ। और किसी भी तरीके से जो सुरेंद्र होते हैं ये अपने भाई सुधाकर रेड्डी जो हॉस्पिटल में थे उनके फिंगरप्रिंट्स पुलिस को मुहैया कराते हैं। और दोस्तों जब पुलिस वाले उन फिंगरप्रिंट्स को मैच करते हैं तो यहाँ पर एक अलग ही कहानी निकल के आती है। दरअसल जो फिंगरप्रिंट्स सुरेंद्र रेड्डी लेके आए थे अपने भाई सुधाकर रेड्डी के, वो सुधाकर रेड्डी के थे ही नहीं। दरअसल जो व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था वो सुधाकर रेड्डी नहीं था बल्कि कोई और था। अब ये बात बड़ी हैरानी की थी, जिसको ये भाई, उसकी माँ, बाकी के रिश्तेदार सुधाकर रेड्डी समझ रहे थे, वो व्यक्ति सुधाकर रेड्डी नहीं था। अब ऐसे में जो स्वाति रेड्डी थी वो किसको हॉस्पिटल ले आई थी अपना पति बनाकर। यही सारी चीज़ें पुलिस को और बाकी के लोगों को परेशान करने वाली थी। तो दोस्तों इस पूरी कहानी के अंदर हम यही सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने वाले हैं। वेलकम टू दी शो। मेरा नाम है शाबिज मलिक और आप लोग देख रहे हैं हिंदी डॉक्यूमेंट्री। चलिए शुरू करते हैं। अब उसके बाद में जो पुलिस थी सीधा सीधा स्वाति रेड्डी को अरेस्ट कर लेती है। स्वाति रेड्डी को अरेस्ट करने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है। अब पुलिस थाने लाने के बाद में स्वाति रेड्डी को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है एंड इससे पूछताछ की जाती है। अब चूंकि जो स्वाति रेड्डी थी कोई प्रोफेशनल किलर नहीं थी, इसलिए ये पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है। स्वाति रेड्डी टूटती है और टूटने के बाद में बताती है कि उसकी शादी सुधाकर रेड्डी के साथ में साल 2014 में हुई थी। जो सुधाकर रेड्डी थे ये काफ़ी ज़्यादा अमीर बिजनेसमैन थे और जो स्वाति रेड्डी थी ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी। जब सुधाकर रेड्डी से स्वाति की शादी हुई थी तो दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। समय के साथ इन्हें 2 बच्चे भी हो जाते हैं, बड़ा बेटा था और छोटी बेटी। लेकिन साल 2017 का जब वक्त आता है तो साल 2017 आते आते जो स्वाति रेड्डी थी अचानक से इसको महसूस होता है कि इसकी बैक में कुछ थोड़ा सा पेन है, इसलिए ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। और जिस फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं उसका नाम होता है राजेश। शुरुआत में तो फिजियोथेरेपी के लिए जो स्वाति रेड्डी के पति सुधाकर रेड्डी थे वो उनके साथ जाया करते थे, लेकिन जो फिजियोथेरेपी थी उसका सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा चला करता था। लिहाजा शुरुआत में तो कई दिन साथ में गए, लेकिन बाद में चूँकि उनका बिजनेस भी था उसको भी संभालना था, बाद में उन्होंने स्वाति को ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास में अकेले जाने के लिए बोला। और जैसे ही स्वाति उस फिजियोथेरेपिस्ट के पास में अकेले जाना शुरू करती है तो थोड़े ही समय के बाद में वो जो फिजियोथेरेपिस्ट था राजेश और इस स्वाति रेड्डी, इन दोनों के बीच में रिश्ते बन जाते हैं। अब जब इन दोनों के बीच में रिश्ते बनते हैं, मिलना मिलाना होता है, बहस संबंध बनते हैं, सारी चीज़ें होती हैं,
जो स्वाति रेड्डी थी ये राजेश से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी कि ये अपने पति को छोड़कर राजेश के साथ जा भी सकती थी, लेकिन स्वाति रेड्डी के आगे मजबूरी ये थी कि जो राजेश था उसके पास में इतना पैसा नहीं था, लेकिन जो सुधाकर रेड्डी थे ये करोड़पति थे। इसलिए वो अपने पति की दौलत को भी चाहती थी और अपने प्रेमी को भी चाहती थी। इसलिए ये दोनों मिलकर बड़ी प्लानिंग करते हैं। दरअसल इन दोनों ने एक तमिल मूवी देखी थी। उस तमिल मूवी में ये दिखाया गया था किस तरीके से चेहरे को जलाकर प्लास्टिक सर्जरी कर दूसरे व्यक्ति का नाम दे दिया गया। इसीलिए इन्होंने प्लानिंग की कि पहले हम लोग इस सुधाकर रेड्डी का कत्ल करेंगे और कत्ल करने के बाद में उसको कहीं ना कहीं हम लोग बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, उसकी डेड बॉडी का नामो निशान मिटा देंगे। एंड उसके बाद में जो ये राजेश है इसके चेहरे को एसिड से थोड़ा थोड़ा जलाया जाएगा और उसके बाद में प्लास्टिक सर्जरी कराकर जो सुधाकर रेड्डी था उसका चेहरा इस राजेश को दे दिया जाएगा। इस तरीके से राजेश दुनिया की नज़र में ज़िंदा रहेगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी के हम ही मालिक बन जाएंगे और हमारा प्यार भी अमर हो जाएगा। और उसी तरीके से ये लोग प्लानिंग करते हैं। 26 नवंबर साल 2017 और इसी 26 नवंबर साल 2017 को जो सुधाकर रेड्डी थे उनकी छुट्टी थी और उसी समय ये जो नर्स थी स्वाति रेड्डी, जो कि इसके लिए एनेस्थीसिया लाना या उसका इंतज़ाम करना कोई मुश्किल टास्क नहीं था, तो ये सोते हुए अपने पति को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देती है। जैसे ही इसके पति बेहोशी की आलम में चले जाते हैं तो राजेश और स्वाति ये दोनों मिलकर इस सुधाकर रेड्डी की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में उसको शव को लेते हैं और जंगल में जलाकर उसे बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड उसके बाद में जो स्वाति थी अब ये राजेश से कहती है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा थोड़ा एसिड डालूंगी। हालांकि जो राजेश था शुरू में इस बात के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जीते जी कौन भला अपने चेहरे पर एसिड डलवाएगा, लेकिन जो दौलत थी, जो प्रेमिका थी, उसके लिए आखिरकार राजेश मान जाता है। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा कर एसिड जो था वो इस राजेश के चेहरे पर डालती है। उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाती है और हॉस्पिटल में सुधाकर रेड्डी बताकर उसे एडमिट करा देती है। बात की कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी किस तरीके से इसने अपने घर पे फ़ोन किया, बाकी के लोग आए और इसने एक मटन करी नहीं खाया, उसकी वजह से ये राज खुल गया। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों अगर ये मटन करी वाली बात ना भी होती तब भी फिंगरप्रिंट्स जैसी चीज़ें आगे इनमें ज़रूरत पड़ती है। मान के चलिए उसे अपना आधार कार्ड कभी अपडेट कराना पड़ता, या फिर मान के चलिए उसे कभी आगे कुछ ऐसा काम करना पड़ता जिसमें फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत पड़ती, तो क्या स्वाति और राजेश पकड़े नहीं जाते। दोस्तों इन लोगों ने प्लानिंग तो कर ली मूवी देखकर, लेकिन मूवी में और असल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मूवी बस काल्पनिक होती है, लेकिन असल ज़िंदगी में उन सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है और वो सारी चीज़ें आपको जब फेस होती हैं तो आप बच नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है कि क्राइम क्राइम होता है और क्राइम करने वाला व्यक्ति कभी बच नहीं सकता। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं और इस चैनल पर आप लोग को कहानियाँ कैसी लग रही हैं, तो आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें और इसी तरीके से क्राइम की डॉक्यूमेंट्रीज मैं लाता रहूँगा। और दोस्तों आप लोगों से एक राय, एक मशवरा मैं चाहता हूँ, आप लोग बताइएगा कि आप इसमें विजुअल या फिर इमेजेस देखना चाहते हैं जो AI के थ्रू लगाई जाती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं या बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी लगाना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा एडिटर हायर करूं चाहे, लेकिन आप लोगों को बेहतर सर्विस देने की कोशिश करूंगा, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, ऐसी क्राइम डॉक्यूमेंट्री जो शायद ही आप लोगों ने पहले कभी सुनी हो। दोस्तों आप लोग जो भी सोचते हो, जो भी आपकी राय हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जिस तरीके से ट्रू क्राइम सफ़र पर आप प्यार दे रहे हैं उस तरीके से इस चैनल पर भी आप लोग प्यार दीजिए। तो दोस्तों ये थी कहानी, मिलते हैं कल के दिन किसी और डॉक्यूमेंट्री के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।